तो hello everyone, welcome back to this new session on polity through the constitution. This is a revision series. Revision कम full coverage series. मैं इसे full coverage की series ही कहूँगा कि जितनी भी entire polity है उसे constitution के real text के through हम यहाँ पे cover कर रहे हैं. राइट जो लोग जानते हैं इनिशिएटिव को जानते हैं, ज़्यादा इंट्रो की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा एनालाइज कर चुके हैं. हमने डीपीएसपी देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज देखा और कुछ ऐसी चीजें देखी जो आपकी लक्ष्मीकांत में नहीं थी. ठीक है, और जो हमने यहाँ पे कवर करी और जहां से यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में क्वेश्चन बनाए हुए हैं. ऐसी ही कुछ अमेजिंग चीजें जो हो सकता है अभी तक आप उनसे अनभिज्ञ रहे हों, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उनकी डिटेल्स को रिवील करता है. दिस इज वाई स्टडिंग द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स फॉर योर यूपीएससी सीएससी एग्जाम. वाई? बिकॉज यूपीएससी इज नाउ डायरेक्टली आस्किंग यू द क्वेश्चन जो कि ठीक है लॉज या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट रेफरेंसेस दे करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. राइट तो आगे बढ़ते हैं. यूनियन एग्जीक्यूटिव को अब करेंगे. राइट और यूनियन एग्जीक्यूटिव में भी मैं सही में बता रहा हूँ, 5 मिनट रुक लो. आपको यहाँ से कुछ ऐसी चीजें, कुछ अमेजिंग ऐसे तथ्य आपको पता चलेंगे जो कि हो सकता है आपने नॉर्मली कवर नहीं किए हो अभी तक. हो सकता है आपको वो चीजें पता नहीं हो. राइट फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को ये तक नहीं पता कि प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करे तो उस रेजिग्नेशन को इवन लोकसभा के स्पीकर को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है. और ये चीजें आपको लक्ष्मीकांत वगैरह में नहीं मिलेंगी. तो आर्टिकल 52 क्या कह रहा है? आर्टिकल 52 कह रहा है कि देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन है ना, प्लेन एक स्टेटमेंट दी गई है आर्टिकल 52 में सीधा कि आपके इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए. दैट्स इट. बाकी इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है. आर्टिकल 53 फर्दर कहता है कि भैया जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन की, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है जो आपके स्केड्यूल 7 में मेंशन किए गए जो सब्जेक्ट्स हैं. राइट उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की होती है वो कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन की? जो यूनियन लिस्ट में शामिल किए गए सब्जेक्ट्स हैं उन पे, और जो आपकी रेजिडियरी पावर्स है उन पे. ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भैया जो जो आपके कॉन्करेंट लिस्ट में, जो कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किए हुए विषय होते हैं, उन कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों में एग्जीक्यूटिव पावर्स स्टेट्स की होती है. समझ लो, उन कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो स्टेट की है. इसकी लेजिस्लेटिव पावर स्टेट एज वेल एज यूनियन दोनों के पास रहती है. लॉ दोनों बना सकते हैं, उस लॉ को इंप्लीमेंट हमेशा स्टेट की मशीनरी, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टेट की मशीनरी करती है. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में पार्लियामेंट कैन डेफिनेटली डेलीगेट द पावर्स ऑफ स्टेट टू द यूनियन और स्नैच द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू दिस लिस्ट एज वेल. राइट तो ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन की, ये कौन एक्सरसाइज करेगा? दे शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द लेजिस्लेटिव पावर्स. राइट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली जो इसमें कुछ क्लॉजेज हैं वो हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं. राइट दूसरी बात ये क्या कह रहा है यही आर्टिकल कि जितनी भी इंडिया की डिफेंस फोर्सेज है, इसके सुप्रीम कमांडर होने की हैसियत से प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स होनी चाहिए वो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास वेस्ट करता है. लेकिन वो पावर्स प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एज पर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, सिर्फ उस कानून के हिसाब से ही उन्हें एक्सरसाइज कर सकता है ऐसी पावर्स को. राइट सो दे आर नॉट अनब्रिडल्ड पावर्स, दे आर रेगुलेटेड और रिस्ट्रेन्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. क्लियर? एक यहाँ पे क्लॉज, दिस इज इंपॉर्टेंट क्लॉज. ये जो क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्लॉज कहता है कि भैया ऑल्दो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स यूनियन की, सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होगी, बावजूद इसके जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इस अथॉरिटी में रहेगी कि वो प्रेसिडेंट से किसी पावर को छीन करके किसी दूसरी अथॉरिटी के पास दे दे. सो पार्लियामेंट इस पोजीशन में है कि प्रेसिडेंट की किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर को वो प्रेसिडेंट से वापस ले सकती है, उससे छीन सकती है, या फिर कोई नई एग्जीक्यूटिव पावर को क्रिएट करके किसी एनी अदर अथॉरिटी अदर देन प्रेसिडेंट के पास वो वेस्ट कर सकती है. समझ लो? सो ये जो चीज है ये भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. पार्लियामेंट हैज अ पावर टू डेलीगेट द प्रेसिडेंशियल फंक्शंस टू सम अदर अथॉरिटी बाय लॉ. नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 54 में. आर्टिकल 54 ये कहता है कि भैया जो इलेक्शन है, और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से पिछले साल 2 क्वेश्चन बने थे.
ठीक है। उसमें से एक जो क्वेश्चन था वो तो छोड़ने लायक ही होता है, जो वो ये पूछा गया था कि कौन से स्टेट के एमएलए के पास कितने वोट होंगे, किसके पास ज्यादा किसके पास कम वोट होंगे। ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन था जिसको वो उस डीपर डेमोग्राफी के बारे में उतनी डीपर अगर किसी के पास नॉलेज थी वो उसे अटेम्प्ट कर सकता था। अदरवाइज वो जो दूसरा क्वेश्चन था नॉर्मल सा क्वेश्चन प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे, वो अटेम्प्टेबल था और वो बिल्कुल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट से आता है। और जिन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि मैं 2023 के किन दो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए अलग से तालियां। आर्टिकल 54 क्या कह रहा है कि भैया प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये आपके आर्टिकल 54 में लिखा गया है। अगेन आर्टिकल आपको रटने नहीं है, लेकिन सब्सटेंस आपको पता होना चाहिए। कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली यूनियन टेरिटरीज, स्पेसिफिकली सारी यूनियन टेरिटरीज को अलाउ नहीं किया गया है कि भैया यूनियन टेरिटरीज जो या फिर सारी यूनियन टेरिटरीज के जो लेजिस्लेचर है दे वुड बी डिफॉल्ट पार्टिसिपेंट्स, बाय डिफॉल्ट पार्टिसिपेंट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नो, अगर ऐसे वो स्टेटमेंट बोल देना कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात लिखी गई है कि भैया इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, है ना, सिर्फ यही लोग पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन डाल दी गई है कि भैया यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट का मीनिंग, इसके लिए जो स्टेट का मीनिंग होगा, विद इन दिस फोल्ड ऑफ द मीनिंग ऑफ द स्टेट, इस टर्म स्टेट के अंदर ही आपकी जो पौंडीचेरी पुडुचेरी की जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और दिल्ली की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, सॉरी, जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो भी यहाँ पे, है ना, मतलब फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 54 इन दोनों यूटीज को भी स्टेट ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन क्या हमारे पास ये दो यूटीज हैं, सिर्फ ये दो यूटीज है विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज? नो, हमारे पास एक और यूटी है, वो कौन सी? जे एंड के। जे एंड के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन है? नो। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि, और ये क्वेश्चन इसी ग्राउंड पे जो लास्ट हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जो इलेक्शन हुए थे, उस चीज को चैलेंज भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। वाई? क्योंकि जे एंड के की जो यूटी है वहां के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो नंबर वन कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुई है फ्रेश लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। दूसरी बात, जे एंड के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लैरिटी नहीं है कि जे एंड के क्या इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होगा या नहीं होगा, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जे एंड के की जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया है उसमें, उस एक्ट में स्पेसिफिकली ये बात लिखी गई है कि द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर ऑल पर्पजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी सेम एज द स्टेटस ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी और पुडुचेरी। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन बावजूद इसके जो जे एंड के है, जे एंड के जो जो इलेक्टेड एमएलएज है, दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। This is why the matter was brought to the court and the case is still pending in the court. समझ रहे हो? तो ये एक बड़ी दिक्कत थी उसमें कि भैया इलेक्टोरल कॉलेज के रिस्पेक्ट में ये चीज क्लियर ही नहीं है। राइट, और क्लियर होगी भी कैसे? राइट, इस चीज को चैलेंज एक ग्राउंड पे किया जाता है कि भैया आपके जो आर्टिकल 368, जब हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अगर आपको आर्टिकल 51 में मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में अगर आपको कोई चेंज करना है, दैट वुड मीन यू आर चेंजिंग द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए आपको मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। दैट मीन्स for amending this article, for amending the process of election of the president, आपको एक rigid process के थ्रू जाना पड़ेगा और more than half of the state, ठीक है, 1/2 हाफ ऑफ द स्टेट की असेंबली से भी आपको इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कि अभी तक नहीं लिया गया है। दिस इज वाई दिस बिकम्स ए पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से। दूसरी बात हमें ये ध्यान पे रखनी है, वो ना आपको इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स के चक्कर में कंफ्यूज कर देता है।
मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब हम प्रियम्बल वाला चैप्टर जब हम कवर कर रहे थे उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द इलेक्टोरल कॉलेज विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली only consists of the elected members of state legislative assembly and elected members of पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज के जो इलेक्टेड मेंबर्स है, जो इनकी इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो इनका रिमूवल होगा उसमें इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है ये मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ था। रीजन बिहाइंड दिस इज दैट इंडिया इज रिपब्लिक, और रिपब्लिक होने की पहली शर्त क्या होती है? रिपब्लिक होने की पहली शर्त होती है कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है इट शुड बी इलेक्टेड। रिपब्लिक में ये मैटर नहीं कर रहा है कि हेड ऑफ द स्टेट जा कैसे रहा है, नो, राइट। फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी रिपब्लिक्स, देयर आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन रिपब्लिक्स, रिपब्लिक ऑफ नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड। यहाँ पे इवन ऐसे भी प्रोसेस है कि जो आपके हेड ऑफ द स्टेट है उसे ओम्बुड्समैन के रिकमेंडेशन पे रिमूव किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। समझ रहे हो? दैट मीन्स रिमूवल बाय द हैंड्स ऑफ पब्लिक डज नॉट मैटर। रिमूवल कैसे हो रहा है वो नहीं मैटर हो रहा है, इलेक्शन कैसे हो रहा है हेड का, रिपब्लिक के लिए ये होना जरूरी है। इलेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय द पीपल होना चाहिए, लोगों के द्वारा आपका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होना चाहिए। इसीलिए जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो इलेक्टेड पार्टिसिपेंट होंगे, नॉमिनेटेड नहीं। वाई? यू कैन हैव, है ना, you cannot have a republic that is 99% of republic and 1% of I mean nominated kind of democracy या फिर जो हो। रिपब्लिक अगर आपको होना है यू नीड टू बी 100% ऑफ रिपब्लिक। इसीलिए जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, है ना, जो भी इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है उसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स ही, है ना, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द पीपल, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। क्लियर? तो इसीलिए ये जो एनोमली आपको देखने को मिलेगी इलेक्शन और रिमूवल के रिगार्डिंग, दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। अब आते हैं आर्टिकल 55 पे। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज क्लियरली प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे? यहां से क्वेश्चन कई तरीके के बने। फॉर एग्जाम्पल वो आपको दे देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड by an electoral college consisting of elected members of state legislative assembly and parliament through proportional representation system। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसे डिक्लेयर करता है या नहीं करता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल कह रहा है कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल डिक्लेयर कर रहा है कि भैया डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है उस रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स के पास एक बराबर जो जो पावर्स हैं, ठीक है, वो वोट्स एक बराबर होनी चाहिए, नो, बट जो क्राइटेरिया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब किया गया है कि किसके पास कितने वोट होंगे। जो एमएलए के वोट होंगे, एमएलए के वोट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जितनी स्टेट की पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को सारी जितनी भी आपकी स्टेट की असेंबली है, असेंबली के एमएलए से पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये क्राइटेरिया दिया गया है कि भैया एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ legislative assembly of the state shall have as many votes as there are multiple of the thousands of quotient obtained by dividing the population of the state by total number of elected members of assembly। यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको गलत बता दिया था, ठीक है गलती से ये गलत बता दिया था थोड़ा। जितनी टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की, पॉपुलेशन को इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड करना है, नॉट टोटल नंबर ऑफ एमएलए, नो, पॉपुलेशन को टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर जो आएगा उसे 1000 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है।
इससे जितने वोट निकलेंगे वो होंगे उस स्टेट के एक एमएलए के वोट। अब देखो यहां से पॉपुलेशन तो स्टेट वाइज, ठीक है, वो वेरी करेगी, पॉपुलेशन वेरी करेगी स्टेट वाइज। दैट मीन्स एमएलए के जो वोट हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट वो दे दे तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, फेस वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट सही है। एमएलए के वोट्स वेरी करते हैं, लेकिन जो एमपीज के वोट्स हैं ये वेरी नहीं करते, क्योंकि एमपी के वोट कैसे डिटरमाइन होते हैं? एमपी के वोट टोटल जितने भी आपके एमएलए के वोट होंगे उन सब की वैल्यू को यहाँ पे लिया जाएगा और उसे डिवाइड किया जाएगा बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। अगेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज उससे डिवाइड किया जाएगा, फिर है ना, फिर वो जो आपकी वैल्यू आएगी दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी। ठीक है, that would be the value of, ये देखो, House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of legislative assembly, है ना, by total number of elected members of parliament, है ना। तो उससे जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो वो जो, ठीक है, वो जो आपकी वैल्यू निकलेगी दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ एन एमपी। ठीक है, तो वो एक ईच एमपी के वोट की वैल्यू होगी। दैट मीन्स एमएलए के जो वोट्स की वैल्यू है वो स्टेट वाइज, यहाँ से इन अ नटशेल आपको ये फॉर्मूले रटने नहीं है, यहाँ से हमें मालूम ये होना चाहिए एमएलए की वोट की वैल्यू स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही है, एमपी के वोट की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है। समझ लो, ये फॉर्मूला याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ऐसे भी चलेगा। क्लियर? तो ये बात क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ये फॉर्मूला क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? यस, यहां से आपको ये क्लैरिटी होती है ना। अब आपके दिमाग में वो चीज नहीं रहेगी कि यार ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है या फिर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट, ठीक है, क्या ये उसमें तो नहीं लिखी हुई है, ये डाउट आता है ना दिमाग में। देयर इज अ सेपरेट एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ election to the post of president and vice president. There is a separate act of parliament, president and vice president elections act. तो ये दिमाग में नॉर्मली आता है, ये डाउट आता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है फॉर्मूला या उस एक्ट में दिया गया है। अब क्लियर हो जाता है, ये फॉर्मूला आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। अगली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली ये बात लिखी गई है कि इन दिस आर्टिकल एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मींस द पॉपुलेशन ascertained एज द लास्ट, है ना, एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस फॉर विच रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड, है ना। तो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया कौन सा होगा? जो आपकी लास्ट सेंसस होगी। लेकिन भाई साहब इसमें और एक और एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी गई। ऐसे तो ये होना चाहिए था कि फॉर एग्जांपल जैसे जो हमारे 2021 में इलेक्शन हुए या फिर मान लो अगर 2020 में इलेक्शन होते हैं तो 2011 की पॉपुलेशन का क्राइटेरिया लिया जाना चाहिए वैल्यू ऑफ वोट को डिटरमाइन करने के लिए। नो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया हमें मालूम है देश में जो लेटेस्ट डीलिमिटेशन हुआ है, जो 2002 वाला डीलिमिटेशन हुआ था, उस डीलिमिटेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी सीट्स है, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो अगेन फ्रीज कर दी गई है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में 2026 तक। नंबर ऑफ सीट्स फ्रीज कर दी गई है और नंबर ऑफ सीट्स किसके बेसिस पे डिटरमाइन किया गया है? 1971 सेंसस के बेसिस पे। लेकिन ऑल्दो नंबर ऑफ सीट्स किस चीज पे डिटरमाइंड है, किस चीज के बेसिस पे? 1971 के सेंसस पे। लेकिन भैया उन सीट्स में, है ना, उन पूरी, फॉर एग्जांपल पूरी पार्लियामेंट्री सीट्स जितनी आपकी है उसमें से कौन से स्टेट को कितनी मिलेगी, राइट, ये डिटरमाइन किस चीज के ग्राउंड पे, सॉरी, विद इन ये कौन से स्टेट को कितनी मिलेगी ये डिटरमाइन किया गया 1971 के सेंसस के बेसिस पे। पहली बात, कितनी सीट होंगी, कौन से स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, ये डिटरमाइन हुआ है 71 के सेंसस के बेसिस पे। बट स्टेट के अंदर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज कितना होगा, ये कौन सी सेंसस के बेसिस पे आज के दौर में डिटरमाइन हुआ है? ये 2001 के सेंसस के बेसिस पे। ये दोनों डिस्टिंक्शन आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां से वो क्वेश्चन ये भी बनाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को डिक्लेयर करता है कि ये जो वैल्यू ऑफ वोट प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए कैलकुलेट की जाएगी, इसके लिए सेंसस का आधार कौन सी सेंसस होगी? 1971 की सेंसस। क्लियर? इट इज नॉट 2001 की या 2011 की सेंसस, 1971 की सेंसस। ये एक्सप्लेनेशन इसमें डाल दी गई है स्पेसिफिकली, ये बाद में आई थिंक ये 84th, हाँ, ये 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बाद में ये डाली गई है आपकी एक्सप्लेनेशन। क्लियर? ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए।
राइट। दूसरी बात यहां से एक चीज वो और कंफ्यूजन ऊपर क्रिएट करेगा, जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा ना कि पॉपुलेशन बटे टोटल इलेक्टेड एमएलए, एक तो यहाँ इलेक्टेड एमएलए में फंसा देगा वो। दूसरा, यहाँ पॉपुलेशन की जगह वो आपको ये भी बोल देगा कि, है ना, मान लो इसे और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो दे देगा कि क्या इसमें अ, सिर्फ इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड पॉपुलेशन ही, या फिर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, है ना, या फिर वोटिंग पॉपुलेशन इन द स्टेट, क्या वो इसमें कंसिडर हो रहे हैं? नो, टोटल पॉपुलेशन कंसिडर हो रही है। समझ रहे हो? वोटर्स एज वेल एज नॉन वोटर्स, माइनर्स एज वेल एज मेजर्स, सब इसमें कवर हो रहे हैं इस फॉर्मूला में। ये बात भी ध्यान में रखनी है। अगली बात, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में भी यहाँ पे क्लैरिटी दी गई है। भैया प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर 5 years, लेकिन प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट हिज रेजिग्नेशन। तो प्रेसिडेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किसे अपना रेजिग्नेशन देगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किसे? प्रेसिडेंट को, नंबर वन। नंबर टू, what if the post of vice president is also vacant? What if vice president has died? What if vice president is absent and president has to submit his resignation? तो वो किसको करेगा? तो वो किसको करेगा? That is Chief Justice of India. But is this provided in the Constitution? No. It is provided in President and Vice President Discharge of Functions Act 1962. समझ रहे हो? नंबर वन, प्रेसिडेंट, है ना, ये हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ रहे होंगे, तब हमने देखा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट ले सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, राइट, जब वो एब्सेंट होंगे या फिर वेकेंट होगी पोस्ट। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी वेकेंट हो तो सीजीआई बन जाता है प्रेसिडेंट। लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? नो। कहां दिया गया है? लॉ में, पार्लियामेंट्री लॉ में, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1962। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर दिस प्रोविजन, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से भी क्वेश्चन फंसाएगा वो। अगली बात, द प्रेसिडेंट मे फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इम्पीचमेंट जो है। और दूसरी बात, यहां से वो क्वेश्चन ये भी बनाएगा कि द टर्म इम्पीचमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज? ओनली अथॉरिटीज फॉर विच द टर्म इम्पीचमेंट हैज बीन यूज्ड इज प्रेसिडेंट। अदर अथॉरिटीज के लिए जो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट है, सॉरी, अदर अथॉरिटी के लिए रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ कैग, रिमूवल वर्ड का यूज हुआ है। इम्पीचमेंट वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन यूज्ड ओनली एंड ओनली विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेसिडेंट शेल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ दिस, है ना, हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड। हाँ, ये भी मान लो अगर टर्म एक्सपायर होगी, 5 साल हो गए और नया प्रेसिडेंट अभी तक इलेक्ट नहीं हुआ है, तो जब तक उसका सक्सेसर नहीं आ गया प्रेसिडेंट तब तक रुकता है ना। जरूरी नहीं है कि जैसे ही टर्म एक्सपायर हुई तो गया, नो, जब तक नया सक्सेसर नहीं आ गया तब तक। और सक्सेसर आने की कब तक? जब तक नया सक्सेसर ओथ ना ले ले, उस डेट तक वो प्रेसिडेंट बना रहेगा। एनी रेजिग्नेशन एड्रेस्ड, दूसरी बात, ये जो हमने यहाँ रिजाइन वाली बात करी वाइस प्रेसिडेंट को, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, यहां से क्वेश्चन बनाएगा वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये ऐसा है? या क्या कि भैया प्रेसिडेंट ने अगर वाइस प्रेसिडेंट को अपना अपना ये रेजिग्नेशन अगर सबमिट कर दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट को उस रेजिग्नेशन के बारे में स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के स्पीकर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सो दैट द हाउस ऑल्सो गेट्स इन्फॉर्म्ड, सो दैट द हाउस, व्हाई? बिकॉज हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 एसेंशियल ऑर्गन्स हैं। एक ऑर्गन अगर निकल रहा है तो है ना, तो ये एक बायसनेस होगी कि भैया एक ऑर्गन निकला और राज्यसभा का चेयरमैन उससे इन्फॉर्म्ड है, लोकसभा का नहीं है। दिस इज वाई पार्लियामेंट बोथ हाउसेज नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। समझ रहे हो? क्लियर? तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजंस दिए गए। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। A person who holds or has held office of president shall, subject to other provisions of this constitution, be eligible for re-election to this that office, that too for n number of time. There is no bar by the constitution or any other law in India. There is no bar on the terms
right? Or right, on the on the terms of re-election of the president can get re-elected n number of time. फिर क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में दिया गया है भैया, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? नंबर वन, वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। यहां से उन्होंने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो सिटीजन बाय बर्थ ही होना चाहिए? नो, बाय एनी मीन्स, सिटीजन बाय एनी मीन्स, सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजन बाय, है ना, बाय बाय बर्थ, सिटीजन बाय डिसेंट, राइट, सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजन बाय एनी मीन, he just needs to be a citizen of India to become a president. Next, has completed the age of 35 years. 35 साल की उसकी एज होनी चाहिए, आपको ऑलरेडी मालूम है, लक्ष्मीकांत में यही आप पढ़ते हैं। इज क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। That means this is a crucial inference that we are drawing here. They can give you a statement कि as per the constitution, if a person is disqualified under representation of people's act, shall also be disqualified to get elected as president. No, that statement is wrong. Why? Because I use the term as per constitution. Constitution contains no reference to representation of people's act. But in reality, if they don't use this term as per constitution, then definitely अगर कोई आदमी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग एमपी या एमएलए, है ना, एमपी बनने के लायक नहीं बचा हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली एमपी एज वेल एज एमएलए बनने के लायक नहीं बचा हुआ है, तो वो आदमी प्रेसिडेंट बनने के लायक भी नहीं है। ही मस्ट बी एलिजिबल। समझ रहे हो? तो ये एक क्लॉज से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के दायरे में इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को भी ला दिया है एलिजिबिलिटीज के मामले में। क्लियर? तो अगर वो बोले कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आरपीए एक्ट की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नो, बट ऑर्डिनरली बोले कि those members who are disqualified under RPA 1951 are also deemed to be disqualified to get elected to the office of president. Yes, that is a reality. Why? Because of this article 58 subclause C. Next, a person shall not be eligible for election as president if he holds any office of profit under government of India or government of any state, local authority, etc. etc. लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है, मतलब कोई पर्सन अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भी होल्ड कर रहा है तो भी वो क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। लेकिन भैया यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब गवर्नर नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा, या फिर स्टेट के मिनिस्टर नहीं होंगे। इनफैक्ट देयर इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रिवेंशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट ये कहता है भैया, इस सेक्शन 3 में स्पेसिफिकली लिखी गई है वो सारी पोस्टें जिसमें कि आपके पंचायत का, है ना, पंचायत का प्रधान या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट जिसमें आपके, ठीक है, मुकद्दम खुद, है ना, ये इस तरीके की नंबरदार, ये सारी पोस्टें उसमें लिखी हुई है। एक बार जाकर के वो सेक्शन 3 पढ़ना जरा, वो सारी पोस्टें उसमें लिखी हुई है। आपके गांव में जो भी प्रधान की पोस्ट या इक्विवेलेंट पोस्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, उन सारी पोस्टों का वहां पे नाम लिखा हुआ है। तो इन सब पोस्टों को कंसिडर नहीं किया जाएगा एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिफरेंटली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट में लिखा गया। क्लियर? तो ये चीज इसमें बच जाता है। या ये आर्टिकल 60 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो नेक्स्ट चीज कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे की चीजें, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट, राइट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का उतना नहीं है, प्रेसिडेंट की ही बचती है। आई होप ये इंटरेस्टिंग लेक्चर्स, ठीक है, जा रहे होंगे, राइट। कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है, रिव्यू दीजिए। आइए आइए, I always love reading your reviews. Thank you so much. Take care. Bye bye. As always.